नमस्कार। आज हम न्यायपालिका के गलियारों से एक ऐसे फैसले पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सरकारी कामकाज के, आप कह सकते हैं, एक अहम पहलू पर गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, बिल्कुल। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के 2015 के अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ मामले की। जी। ये फैसला सरकारी कर्मचारियों के निलंबन यानी सस्पेंशन की अवधि और तेजी से अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार से जुड़ा है। हाँ, और ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है। ये कहीं न कहीं मतलब व्यवस्था की सुस्ती और व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन साधने की कोशिश से जुड़ा है। सही कहा। हमारे पास स्रोत के तौर पर मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का यही 2015 का विस्तृत निर्णय है। आज हम इसी की तहों में उतरेंगे। हाँ, ये समझने के लिए कि लंबे खिंचते निलंबन पर अदालत की सोच क्या है, इसका असर क्या होता है और इस केस ने क्या नजीर पेश की है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इस मामले की कहानी क्या थी? ये अजय कुमार चौधरी कौन थे और उन्हें क्यों निलंबित किया गया था? मतलब बैकग्राउंड क्या था? देखिए, अजय कुमार चौधरी एक भारतीय रक्षा संपदा सेवा मतलब IDES के अधिकारी थे। अच्छा। 2011 में जब वो श्रीनगर सर्कल में तैनात थे, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय की कुछ जमीनों के संबंध में गलत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOCs जारी किए थे। ओहो, NOCs का मामला। हाँ, इसी आरोप के चलते उन्हें 30 सितंबर 2011 को निलंबित कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, तो निलंबन हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद यहीं से शुरू हुई। ये निलंबन तो काफी लंबा चला था, है ना? बिल्कुल, यही इस मामले का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु बना। निलंबन शुरू हुआ सितंबर 2011 में। फिर देखिए क्या हुआ। हाँ। पहला विस्तार हुआ 28 दिसंबर 2011 को, अगले 180 दिनों के लिए। 6 महीने। फिर दूसरा विस्तार 26 जून 2012 को, फिर से 180 दिनों के फिर लिए। 6 महीने। तीसरा विस्तार 21 दिसंबर 2012 को, 90 दिनों के लिए। 3 महीने। चौथा विस्तार 22 मार्च 2013 को, फिर 90 दिनों के लिए। और ये सिलसिला मतलब आगे भी जारी रहा। बाप रे, यानी करीब 1.5-2 साल तक निलंबन बढ़ता ही गया, और वो भी बिना किसी औपचारिक चार्जशीट या आरोप पत्र के। हाँ, काफी समय तक यही स्थिति रही। उन्होंने इस लंबे निलंबन को पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में चुनौती दी, कैट में? फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कोई खास राहत नहीं मिल पाई थी। यहीं पर मुझे लगता है लंबे निलंबन की समस्या उभर कर सामने आती है। प्रशासनिक नजरिए से देखें तो कई बार ये तर्क दिया जाता है कि भाई जांच पूरी होने तक अधिकारी को पद से दूर रखना जरूरी है, ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके। इसमें क्या गलत है? देखिए, ये तर्क अपनी जगह सही है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अदालत का मानना है, और ये कई पुराने फैसलों में भी झलकता है, कि निलंबन अपने आप में कोई सजा नहीं है। हाँ, ये तो है। ये एक अस्थायी प्रशासनिक उपाय है जिसे बहुत जरूरी होने पर ही और कम से कम समय के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खासकर तब जब व्यक्ति पर औपचारिक रूप से आरोप भी तय नहीं हुए। सही। अगर निलंबन बिना किसी ठोस वजह के या बिना नियमित समीक्षा के अनिश्चित काल तक चलता रहता है, तो ये अपना वो अस्थायी चरित्र खोकर एक तरह की सजा जैसा बन जाता है। मतलब पनिशमेंट जैसा लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल। OP गुप्ता बनाम भारत संघ का एक पुराना मामला है 1987 का। उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि निलंबन कर्मचारी के लिए हानिकारक है और इसे अनुचित रूप से लंबा नहीं खींचना चाहिए। और इसका मानवीय पहलू भी तो है। मतलब सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई ने उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी? निश्चित रूप से। जरा सोचिए, महीनों या शायद सालों तक आप पर एक शक का बादल मंडरा रहा है। दफ्तर के साथ ही शायद कतराने लगते हैं, समाज में फुसफुसाहट होती है, परिवार पर दबाव बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब तब हो रहा है जब आपको आधिकारिक तौर पर यह भी नहीं बताया गया कि आपके खिलाफ ठोस आरोप क्या हैं और जांच कब पूरी होगी। ये स्थिति गंभीर मानसिक तनाव, चिंता और अनिश्चितता पैदा करती है। सही बात है। दुर्भाग्य से, जैसा इस मामले में भी दिखा और जैसा कि अदालत ने भी माना, कि लंबे समय तक निलंबन और उसका बार बार विस्तार होना अब कोई अनोखी बात नहीं रह गई है। ये लगभग एक नियम सा बनता जा रहा है। ये तो चिंताजनक है। हाँ, अनुशासनात्मक कार्यवाहियां अक्सर शुरू होने में ही देर लगा देती हैं और फिर कछुए की चाल से चलती हैं। ये वाकई एक गंभीर स्थिति है। लेकिन क्या हमारे संविधान या कानून में इस देरी के खिलाफ कोई सुरक्षा कवच नहीं है? क्या किसी व्यक्ति को, चाहे वो कर्मचारी ही क्यों ना हो, जल्दी सुनवाई या जांच का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार यानी राइट टू स्पीडी ट्रायल हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, वही।
ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1994 का केस है, और उससे पहले हुसैन आरा खातून मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी है। और क्या ये अधिकार सिर्फ आपराधिक मुकदमों तक ही सीमित है या विभागीय जांचों पर भी लागू होता है? ये एक सवाल मन में आता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय कुमार चौधरी मामले में ये स्पष्ट किया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार सिर्फ कोर्ट ट्रायल तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये जांच यानी इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ यानी इंक्वायरी, ट्रायल, अपील, पुनरीक्षण यानी रिवीजन, मतलब पूरी प्रक्रिया के हर चरण पर लागू होता है। हर चरण पर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विभागीय जांचों, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज पर भी पूरी तरह लागू होता है। अच्छा, विभागीय जांच पर भी। हाँ। अदालत ने इस अधिकार के सार्वभौमिक महत्व को समझाने के लिए देखिए कहां से उदाहरण दिए। मैग्ना कार्टा 1215 से लेकर अमेरिकी संविधान के 6ठे संशोधन, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR अनुच्छेद 12 और मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन ECHR अनुच्छेद 6 तक का हवाला दिया। अच्छा। ये सब कहीं न कहीं तेज और निष्पक्ष सुनवाई की जरूरत पर बल देते हैं। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है निर्दोषिता का अनुमान, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हाँ, यानी जब तक दोषी साबित ना हो निर्दोष मानो। बिल्कुल। तो लंबा निलंबन इस सिद्धांत पर भी सवाल खड़े करता है ना। हाँ, सही बात है। तो इस मामले में निचली अदालतों यानी कैट और दिल्ली हाईकोर्ट के बीच क्या मतभेद था? कहाँ पे बात अटकी थी? यहाँ एक दिलचस्प टकराव देखने को मिला। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट, जहां मामला पहले गया, ने कुछ हद तक अजय कुमार चौधरी की पीड़ा को समझा। कैट ने माना कि किसी कर्मचारी को अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता और अनुशासनात्मक कार्यवाही एक तय समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। ठीक है। उन्होंने एक निर्देश जारी किया कि अगर सरकार 21 जून 2013 तक, जो उस समय चल रहे निलंबन विस्तार की आखिरी तारीख थी, आरोप पत्र जारी नहीं करती है तो अजय कुमार चौधरी को सेवा में बहाल किया जाए। अरे वाह, ये तो राहत की बात लगती है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच आगे बढ़ानी है तो उसे भी समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से पूरा किया जाए। ये तो कर्मचारी के पक्ष में एक कदम लगता है। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे क्यों पलट दिया? दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अलग नजरिया अपनाया। हाईकोर्ट ने कैट के इस निर्देश को रद्द कर दिया। क्यों? उनका तर्क था कि निलंबन जारी रखना है या नहीं और उसके क्या कारण है, ये तय करना कार्यपालिका यानी सरकार का अधिकार और विवेक है। अच्छा, मतलब ये सरकार का डोमेन है। हाँ, कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के इस अधिकार क्षेत्र में दखल देकर अपना फैसला नहीं थोपना चाहिए। हाईकोर्ट ने माना कि कैट ने ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जो उसके पास थी ही नहीं। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश जरूर दिया कि वो मामले के सभी पहलुओं पर, जिसमें CBI की किसी रिपोर्ट की संभावना भी शामिल थी, विचार करके जल्द से जल्द ये फैसला करे कि निलंबन जारी रखना है या नहीं। तो मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां सरकार ने अपने इस लंबे निलंबन को कैसे सही ठहराने की कोशिश की? उनका क्या कहना था? सरकार का पक्ष था कि भाई हमने निलंबन के हर विस्तार के लिए बाकायदा विस्तृत कारण दर्ज किए थे। अच्छा, कारण बताए थे। हाँ, ये रवि यशवंत भोयर मामले से अलग स्थिति थी, जहां शायद बिना कारण बताए निलंबन बढ़ाया गया था। सरकार ने यह भी बताया कि हर विस्तार मौजूदा अवधि खत्म होने से पहले ही किया गया था, लेकिन उनकी मुख्य दलील ये थी। हाँ, क्या थी? कि विभागीय जांच इसलिए शुरू नहीं हो पा रही थी क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का एक सर्कुलर या निर्देश था। CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो सरकारी भ्रष्टाचार वगैरह पर नजर रखती है, उनका क्या निर्देश था? हाँ, वही संस्था। CVC का एक निर्देश था कि अगर किसी मामले में CBI जैसी कोई बाहरी एजेंसी आपराधिक जांच कर रही हो तो उसी मामले में विभागीय कार्रवाई को तब तक रोक कर रखा जाना चाहिए जब तक आपराधिक जांच पूरी न हो जाए या CBI से अनुमति न मिल जाए। ओहो। तो सरकार का कहना था क्योंकि इस मामले में भी CBI जांच की संभावना थी या शायद चल रही थी, इसलिए CVC के निर्देश के अनुसार वे विभागीय जांच शुरू नहीं कर सकते थे और इसलिए निलंबन जारी रखना जरूरी था। अच्छा, तो सरकार ने देरी का कारण एक तरह से CVC के निर्देश पे डाल दिया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने त्वरित सुनवाई के सिद्धांतों को कैसे लागू किया? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रहमान अंतुले बनाम RS नायक 1992 का जो मामला था, अंतुले केस, हाँ सुना है, उसमें संविधान पीठ द्वारा तय किए गए त्वरित सुनवाई के विस्तृत दिशा निर्देशों का जिक्र किया और उन पर जोर दिया। अच्छा, अंतुले मामले की ये दिशा निर्देश इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन दिशा निर्देशों का सार क्या था, अगर संक्षेप में बताएं? देखिए, अंतुले मामले में कोर्ट ने कई बातें स्पष्ट की थी। हाँ, उनका सार ये है, मतलब मोटी मोटी बातें। हाँ। पहला, त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक। दूसरा,
ये अधिकार जांच से लेकर अपील तक हर चरण पर लागू होता है। ओके। तीसरा, फैसला करते समय अभियुक्त की चिंताएं जैसे हिरासत की अवधि, मानसिक तनाव, मुकदमा लड़ने का खर्च, बचाव की क्षमता पर असर, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। मानवीय पहलू। चौथा, देरी के लिए कौन जिम्मेदार है, अभियोजन पक्ष, अभियुक्त या सिस्टम खुद, ये देखना होगा। सिस्टम की देरी भी। हाँ, 5वां पॉइंट वही है। अच्छा। सिस्टम की अपनी कमियों से होने वाली देरी, सिस्टमिक डिलेज, वो भी एक कारक है। अच्छा। छठा, अगर देरी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये माना जा सकता है कि अभियुक्त के साथ पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस हुआ है। ओके। सातवां, अभियुक्त को ये अधिकार मांगने की जरूरत नहीं, ये उसका अंतर्निहित अधिकार है। अच्छा, मांगना जरूरी नहीं। और आठवां, अंततः अदालत को एक संतुलन परीक्षण करना होता है। बैलेंस टेस्ट। ये संतुलन परीक्षण क्या है? किन चीजों के बीच संतुलन बनाना होता है? संतुलन परीक्षण का मतलब है कि अदालत को दो विरोधी हितों के बीच बैलेंस साधना होता है। कैसे? एक तरफ है अभियुक्त का त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार और अत्यधिक देरी से होने वाला अन्याय। ठीक है। दूसरी तरफ है समाज का हित कि अपराध की ठीक से जांच हो और दोषी को सजा मिले। और प्रशासन का हित कि वो अनुशासनात्मक मामलों में ठीक से कार्यवाही कर सके। हाँ, दोनों बातें जरूरी हैं। बिल्कुल। तो अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये तय करना होता है कि किस हित को ज्यादा महत्व दिया जाए। समझ गई। तो इन सब सिद्धांतों और इस संतुलन परीक्षण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अजय कुमार चौधरी मामले में सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकती हैं निर्णायक बात क्या कही? वो क्या नजीर थी जिसने इस केस को इतना अहम बना दिया? यहाँ कहानी में असली मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साहसिक और स्पष्ट कदम उठाया। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 167(2) से प्रेरणा ली। सीआरपीसी की धारा 167(2) उसका निलंबन से क्या लेना देना? वो तो गिरफ्तारी और रिमांड से जुड़ी है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो धारा कहती है कि अगर पुलिस किसी गंभीर अपराध के आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उसे 90 दिन, कुछ मामलों में 60 दिन के अंदर चार्जशीट दायर करनी होती है। हाँ, ये तो पता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो आरोपी को जमानत पर रिहा करना पड़ता है, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। डिफॉल्ट बेल जिसे कहते हैं। हाँ, डिफॉल्ट बेल। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्क को विभागीय निलंबन के मामले में लागू किया। उन्होंने सोचा कि अगर संसद ने आपराधिक मामलों में जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता सीधे तौर पर छिन जाती है, चार्जशीट के लिए एक समय सीमा तय की है, तो फिर निलंबन में क्यों नहीं? बिल्कुल। तो विभागीय निलंबन, जो भले ही गिरफ्तारी ना हो लेकिन व्यक्ति की प्रतिष्ठा, काम और मानसिक शांति पर गहरा असर डालता है, उसे अनिश्चित काल तक बिना आरोप तय किए कैसे जारी रखा जा सकता है। ये तो वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। तो कोर्ट ने निर्देश क्या दिया? फाइनल वर्डिक्ट क्या था इस पर? अदालत ने अपने फैसले के पैरा 14 में एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया, जो अब एक तरह से नियम बन गया है। उन्होंने कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। किसी भी निलंबन आदेश की अवधि 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इस 3 महीने की अवधि के भीतर संबंधित सरकारी कर्मचारी को आरोप पत्र, मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस, चार्जशीट नहीं दिया जाता है। 3 महीने? सिर्फ 3 महीने? ये तो एक बहुत साफ समय सीमा है। हाँ, बहुत स्पष्ट। और अगर 3 महीने में आरोप पत्र दे दिया जाता है तब क्या? तब क्या निलंबन अनिश्चित काल कर चल सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, यदि 3 महीने के भीतर आरोप पत्र दे दिया जाता है तो भी निलंबन स्वतः जारी नहीं रहेगा। निलंबन की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक तर्कपूर्ण आदेश, रीजन्ड ऑर्डर पारित करना होगा। रीजन्ड ऑर्डर? हाँ, जिसमें निलंबन जारी रखने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना होगा। यानी हर विस्तार के लिए अब ठोस वजह बतानी होगी, सिर्फ खानापूर्ति नहीं चलेगी। वाह! तो इस निर्देश का मकसद क्या था? क्या कोर्ट सिर्फ कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करना चाहता था या प्रशासन की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया? कोर्ट ने यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश की। इस निर्देश का पहला मकसद तो साफ तौर पर कर्मचारी की मानवीय गरिमा और त्वरित न्याय के अधिकार की रक्षा करना था। हाँ, वो तो है। ताकि उसे बेवजह लंबे समय तक अधर में न लटकाया जाए। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार को जांच को निष्पक्ष रखने के लिए कुछ निवारक उपाय करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि? इसलिए कोर्ट ने कहा कि निलंबन की अवधि सीमित करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। सरकार कर्मचारी का तबादला कर सकती है, उसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड से दूर रख सकती है या गवाहों से संपर्क करने से रोक सकती है ताकि जांच प्रभावित ना हो। अच्छा, तो वो सब उपाय सरकार कर सकती है? हाँ, वो कर सकती है। तो ये एक नया मानक स्थापित हो गया।
क्या कोर्ट ने ये माना कि ये पहले के फैसलों से अलग हटकर है? और उस सीवीसी निर्देश का क्या हुआ जिसका सरकार हवाला दे रही थी? वो तो बड़ा बहाना था उनके पास। हाँ, अदालत ने स्वीकार किया कि निलंबन की अवधि पर इस तरह की स्पष्ट समय सीमा लगाना पहले के न्यायिक निर्णयों में सीधे तौर पर नहीं कहा गया था। ये एक नया कदम था। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये न्याय के व्यापक हितों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 की भावना के अनुरूप है। ठीक है। और जहां तक सीवीसी के उस निर्देश की बात है जिसके तहत आपराधिक जांच लंबित होने पर विभागीय कार्यवाही रोकने को कहा गया था, हाँ, उसका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस फैसले के मद्देनजर सीवीसी का वो निर्देश अब प्रभावी नहीं माना जाएगा और उसे रद्द समझा जाए। अरे वाह, मतलब वो बहाना खत्म। हाँ, मतलब आपराधिक जांच के बहाने विभागीय कार्रवाई को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। दोनों साथ साथ चल सकती हैं, या कम से कम विभागीय कार्रवाई शुरू तो करनी पड़ेगी। ये तो बहुत बड़े बदलाव थे। तो अंत में अजय कुमार चौधरी के खुद के मामले का क्या नतीजा निकला? क्या उन्हें इस 3 महीने वाले नियम का सीधा फायदा मिला? उनकी बहाली हुई? ये एक आप कह सकते हैं विडंबना ही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई, तब तक अपीलकर्ता यानी अजय कुमार चौधरी को सरकार द्वारा आरोप पत्र दिया जा चुका था। ओहो, मतलब जब तक फैसला आया चार्जशीट मिल गई थी। हाँ, इसलिए वो 3 महीने वाली शर्त के आरोप पत्र नहीं मिला, उनके मामले में उस समय पूरी नहीं हो रही थी। तो तकनीकी रूप से कोर्ट का ये निर्देश सीधे उनकी बहाली का आदेश नहीं दे पाया। अरे, तो इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी उन्हें फौरी राहत नहीं मिली। फौरी बहाली उस फैसले से नहीं हुई, लेकिन उनके लिए रास्ते बंद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही आरोप पत्र अब दिया जा चुका है, लेकिन अपीलकर्ता अपने जारी निलंबन की वैधता को कानून के तहत चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, मतलब वो आगे लड़ सकते थे। हाँ, यानी वो ये तर्क दे सकते थे कि आरोप पत्र मिलने के बावजूद उनका निलंबन जारी रखना अब न्यायोचित नहीं है। सरकार का निलंबन जारी रखने का कोई भी फैसला न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा और अदालत उसकी तर्कसंगतता की जांच कर सकती है। अच्छा, तो इस पूरी गहन चर्चा से हम क्या मुख्य सबक ले सकते हैं? वो कौन सी बात है जो श्रोताओं को इस फैसले से याद रखनी चाहिए? निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सबक ये है कि ये फैसला एक बुनियादी सिद्धांत को स्थापित करता है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना औपचारिक आरोप तय किए अनिश्चित काल तक निलंबित रखना गलत है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये न केवल उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक और पीड़ादायक है, बल्कि उसके मौलिक अधिकारों का भी हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सिद्धांत ही नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक समाधान भी दिया। आरोप पत्र जारी करने के लिए 3 महीने की एक मजबूत, लगभग अनिवार्य समय सीमा तय कर दी। हाँ, वो 3 महीने वाली बात। इसने व्यवस्था पर एक दबाव बनाया कि वो सुस्ती छोड़े और कार्रवाई में तेजी लाए। इसने निलंबन को डिफॉल्ट विकल्प के बजाय एक असाधारण उपाय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। बिल्कुल सही कहा। ये फैसला नौकरशाही की सुस्ती पर एक तरह की न्यायिक टिप्पणी भी है। इसने शक्ति के समीकरण को थोड़ा बदला है, जहां अब प्रशासन को देरी के लिए ज्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है जिसे हम शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर जरूर, वो क्या है? देखिए, ये फैसला निलंबन की शुरुआती अवधि को तो 3 महीने पर सीमित करता है अगर आरोप पत्र न दिया जाए। हाँ? और आरोप पत्र देने के बाद निलंबन बढ़ाने के लिए तर्कपूर्ण आदेश की शर्त लगाता है। जी। सवाल ये है कि ये तर्कपूर्ण आदेश की जरूरत व्यवहार में अनुशासनात्मक कार्यवाही को वाकई तेजी से पूरा करवाने में कितनी कारगर साबित होती है। अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ निलंबन की शुरुआती अवधि को नियंत्रित करने से पूरी प्रक्रिया के तेजी से निपटारे की गारंटी मिल जाती है, या फिर फाइलें तर्कपूर्ण आदेशों के साथ आगे बढ़ती रहती हैं और देरी के नए रास्ते खोज लिए जाते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये नियम वास्तव में समग्र न्याय प्रक्रिया को गति दे पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में व्यवस्था के कामकाज को देखकर ही मिलेगा।